म्यूचुअल फंड में जब भी एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है और अगर उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो इस 15, 20, 25 सालों में बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। और जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ब्रोकर, आरटीए, एएमसी, एक्सचेंज और जिस मोबाइल का यूज करते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इन केस खुदा ना खास्ता इन 15, 20, 25 सालों में जिस ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि ग्रो हो सकता है, जीरोधा हो सकता है, एंजल वन, 5 पैसा, धन, ईटी मनी, फोन पे, ऐसे तमाम जो ब्रोकर एप्लीकेशन है जो कि बहुत पॉपुलर है आज के डेट में, अगर इनमें से किसी का भी प्रयोग करके आपने इन्वेस्टमेंट किया और भविष्य में जाकर के ये एप्लीकेशन बंद हो गया तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। दूसरा, हमारे देश में जितने भी एएमसी हैं वो रजिस्टर्ड हैं 2 आरटीए के साथ। आरटीए यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। एएमसी का जो भी डेटा होगा कि आपके पास जो भी केवाईसी का डेटा होता है या फिर जो भी ऐसे डेटा जो कि पेपर वर्क से जुड़े हुए हैं, वो एएमसी का डेटा मेंटेन करने का काम करती है आरटीए। हमारे देश में 2 सबसे बड़े आरटीए हैं, के फिनटेक और कैम्स, और जितने भी देश में एएमसी हैं ये इन्हीं दोनों से एसोसिएटेड होते हैं, मतलब आधे के फिनटेक से हैं और आधे कैम्स से हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये आरटीए ही बंद हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा। अब जिस एमसी का यूज करते हुए आपने अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मान लीजिए आप एचडीएफसी का कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर मोतीलाल का मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये एचडीएफसी और मोतीलाल ये सब क्या है, ये एएमसी हैं, यानी कि जो आपके एसेट को मैनेज कर रही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये ही बंद हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा। अगला यहाँ पर कंडीशन हो सकता है कि जो एक्सचेंज है वो ही बंद हो गया, तब क्या होगा। और जो मोबाइल का यूज करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर वो मोबाइल खराब हो गया या फिर चोरी हो गया, उस कंडीशन में आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे ब्रोकर एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि इसको लेकर के सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में डाउट बनी रहती है। अगर ब्रोकर एप्लीकेशन ही बंद हो गया, जैसे आप ग्रो का यूज कर सकते हैं, जीरोधा का, एंजल वन का, 5 पैसा का, धन का, फोन पे का, ईटी मनी का, और ऐसे बहुत सारे पॉपुलर जो ब्रोकर एप्लीकेशन है, तो इनका अगर सर्विसेज बंद हो गया तो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रोकर एप्लीकेशन है ये अपने मन से डायरेक्टली सर्विसेज बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी ब्रोकर होंगे वो सभी जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय संसद से एक एक्ट के तहत उसका निर्माण किया गया है, यानी सीधे तौर पर आप ये समझिए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो सेबी से रजिस्टर्ड ये सारे एप्लीकेशन होते हैं और डायरेक्टली अपनी सर्विसेज नहीं बंद कर सकते। जैसे कि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई बैंक अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहा है या फिर दिवालिया हो चुका है या फिर वो बंद होने के कगार पर है, तो आरबीआई क्या करती है, दूसरे बैंक्स को इनवाइट करती है कि आप आकर के अपनी सर्विसेज इसमें मर्ज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो बैंक जो डूब रही थी उसको सपोर्ट मिल जाता है और दोनों बैंक आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन अपनी सर्विसेज जारी नहीं रखना चाहता तो सेबी दूसरे ब्रोकर को इनवाइट करती है और उस जो अपनी सर्विसेज जारी नहीं रखना चाहता वो क्या होता है, दूसरे ब्रोकर में मर्ज हो जाता है। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन डायरेक्टली बंद हो जाए, ऐसा नहीं संभव है। अगर बंद होता भी है सेबी के रजामंदी से तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस बनाए गए हैं। अब इससे पहले आपको समझना ये होगा कि जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता कैसे है। आपने यहाँ पर मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, तो आपने पैसा दिया किसको, एएमसी को दिया, और एएमसी इसके बदले आपको क्या कर रही है, यूनिट्स अलॉट कर दे रही है। यानी आप पैसा दे रहे हैं एएमसी को और एएमसी क्या कर रही है, आपको यूनिट्स अलॉट कर दे रही है। यानी आपके पास आ गया यूनिट और एएमसी के पास आ गया आपका पैसा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी के बीच में यहाँ पर ब्रोकर काम करता है, यानी कि जो आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट किया जाएगा इस ब्रोकर एप्लीकेशन के माध्यम से। अब ये ब्रोकर आपका जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट कर दिया और आपका पैसा पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है, ये ध्यान से देखिएगा, ये ब्रोकर है और पैसा पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास होती है, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास होती है। ये आईसीसीएल क्या करता है कि आपके पैसे को, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पहुंचाता है एएमसी के पास। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि ये ब्रोकर ही बंद हो गया, ब्रोकर बंद हो गया तो आपका पैसा डायरेक्टली किसके पास गया, वो एएमसी के पास गया, ना कि इस ब्रोकर का कोई रोल ही नहीं है। और आपको जो यूनिट अलॉट हुआ वो कैसे हुआ, वो डायरेक्टली आपको हुआ, यहां पर ब्रोकर का कोई रोल ही नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर कोई ब्रोकर एप्लीकेशन बंद भी हो गया जिसके थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट था, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो आपकी रनिंग एसआईपी चल रही थी वो रनिंग एसआईपी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट पे होने का रिक्वेस्ट था वो इनिशिएट किया जा रहा था उस ब्रोकर एप्लीकेशन के द्वारा। तो जो आपकी एसआईपी चल रही थी सिर्फ वो एसआईपी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अब रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ब्रोकर बंद हो चुका है। उस कंडीशन में जो जितना भी इन्वेस्टमेंट आपका हुआ होगा, यानी जितने भी यूनिट्स आपको मिले होंगे वो यूनिट सारे आपके पास ही रहेंगे, वो यूनिट सारे आपके पास ही रहेंगे और उसको आप एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के कंफर्म भी कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि आप अपने इस एसआईपी को जारी रखना चाहते हैं, तो एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं इस एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा एसआईपी के थ्रू, इंस्टॉलमेंट के थ्रू, वो आपका यूनिट तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर एएमसी के वेबसाइट पर दिखेगा। तो ब्रोकर रहे ना रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यूनिट्स जो है वो आपके पास ही रहेंगे। एएमसी के वेबसाइट पर आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी समझना होगा कि चूंकि रिक्वेस्ट ही इनके द्वारा जनरेट किया जा रहा था तो आपका एसआईपी बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो चीज़ें कर पाएंगे। या फिर अगर आप जो आरटीए हैं, के फिनटेक और कैम्स, उनके ज्वाइंट वेंचर से जो एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप अपनी एसआईपी को जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और बहुत सारे तरीके हैं। अगर ब्रोकर एप्लीकेशन बंद भी हो जाता है तो भी आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ना तो डूबेगा और ना ही उस पर कोई भी खतरा है, क्योंकि आपको पैसे डायरेक्टली पे हो रहे हैं एएमसी के पास और आपको यूनिट मिल रहे हैं डायरेक्टली। इसमें ब्रोकर का कोई भी रोल नहीं होता है। ब्रोकर का रोल सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट को इनिशिएट करना होता है। ठीक है, और जो भी आपका केवाईसी का डेटा है वो ब्रोकर क्या करता है, आरटीए के पास ट्रांसफर करता है। बस इतना ही इनका रोल है, ना तो आपके पैसे इनके पास है और ना ही आपके यूनिट्स इनके पास है। ठीक है, तो ब्रोकर एप्लीकेशन कोई भी बंद हो जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, दो प्रकार के ब्रोकर होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स आपको मिलते हैं वो दो तरीके से मिलते हैं। पहला एसओए के फॉर्मेट में और दूसरा डीमैट के फॉर्मेट में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो ग्रो एप्लीकेशन है वो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एसओए के फॉर्मेट में रखता है और वहीं पर जीरोधा जो है वो आपके यूनिट्स को डीमैट फॉर्मेट में रखता है। तो मान लीजिए कि अगर ग्रो बंद हुआ, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं, ग्रो अगर बंद हुआ तो आप एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर रिडीम कर सकते हैं। लेकिन जीरोधा बंद हुआ तो आप एएमसी के वेबसाइट पर डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक अलग किसी ब्रोकर के साथ आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और जिस भी एक्सचेंज के साथ ये जो जीरोधा थी वो डील कर रही थी उस एक्सचेंज पर आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा। जो नया डीमैट आपका होगा उसमें आपके यूनिट्स को ट्रांसफ़र करने के संदर्भ में। ठीक है, यानी कि जो भी डीमैट फॉर्मेट में होल्डिंग होती है यूनिट्स की, उसको आप डायरेक्टली एएमसी के वेबसाइट पर, डायरेक्टली आरटीए के वेबसाइट पर या फिर डायरेक्टली एमएफ सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। डीमैट फॉर्मेट वाला आप किसी डीमैट अकाउंट से ही एक्सेस कर पाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर जीरोधा बंद हुआ तो उस कंडीशन में आपको किसी तीसरे ब्रोकर के साथ एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा और एक्सचेंज के साथ एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी कि आपका जो पुराना डीमैट अकाउंट था उससे यूनिट्स आपके ट्रांसफर कर दिए जाए नए डीमैट अकाउंट में, और ये सब कुछ प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और आपका पैसा मतलब कि यूनिट्स जो होंगे वो आपके नए डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर ग्रो बंद होता है तो चूंकि ये एसओए फॉर्मेट में रखता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के फॉर्मेट में, तो ये एएमसी से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ये आप आरटीए से भी एक्सेस करते हैं, एमएफ सेंट्रल के माध्यम से कर सकते हैं, के फिनटेक के माध्यम से कर सकते हैं, कैम्प्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जो एसओए फॉर्मेट में यूनिट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा एक्सेस करने के लिए एक तरीके से सहूलियत देते हैं, लेकिन जो डीमैट वाला होता है वो आपको बहुत लिमिटेड एक्सेस करने की सर्विसेज देता है। इन दोनों के बारे में डिटेल में और जानने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एसओए और डीमैट के बारे में जो होल्डिंग होती है उसके बारे में कि कौन सा सेफ है और कौन सा आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला आपको क्लियर हो चुका कि ब्रोकर रहे ना रहे आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। दूसरा बात करते हैं, आरटीए अगर बंद हो गया उस कंडीशन में क्या होगा। अगर आरटीए बंद हो जाता है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, वैसे तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आरटीए बंद हो जाए, क्योंकि आरटीए का काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, यानी कि जितने भी आपके केवाईसी से रिलेटेड डेटा होंगे या फिर जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कराना चाहते हैं, आप अपना नॉमिनी अपडेट कराना चाहते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, आप अपना ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं या फिर एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा डेटा, कुछ भी ऐसा
ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नहीं है, वो सारे डेटा को मेंटेन और फुलफिल करने का काम आरटीए के पास होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर किसी एक एएमसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एचडीएफसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया या फिर मोतीलाल के साथ किया या फिर किसी और एएमसी के साथ किया, तो ये जो जितने भी एएमसी हैं वो या तो के फिनटेक से एसोसिएटेड हो सकते हैं या तो कैम्स से एसोसिएटेड हो सकते हैं। यानी कि ये जो एचडीएफसी है जिस भी आरटीए के साथ एसोसिएट होगा, उस एएमसी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपका डेटा उस आरटीए के द्वारा मैनेज किया जाएगा। यानी आप कुछ भी अपडेट करेंगे तो ये आरटीए के थ्रू ही होगा, कैम्स के थ्रू ही होगा। आप डायरेक्टली एचडीएफसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डेटा जो है वो इनके पास ही आएगा। मतलब कि एएमसी जो है अपना डेटा तो अपडेट कर देगी और वो डेटा फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है आरटीए को। मतलब कि आरटीए चाहकर भी बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं बंद हो सकता? इसलिए नहीं बंद हो सकता कि जितने भी एएमसी हैं वो सारे एएमसी किसी ना किसी आरटीए से एसोसिएटेड हैं और इनको मैनेज करने का काम ये आरटीए ही कर रहे हैं। तो आरटीए भी चूंकि सेबी से रजिस्टर्ड है और बिल्कुल एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिना सेबी के परमिशन के ये आरटीए अपनी सर्विसेज बंद नहीं कर सकते। तो अगर आरटीए अगर सर्विसेज बंद करना भी चाहता है तो उस कंडीशन में भी सेबी से परमिशन लेनी होगी और सेबी दूसरे इसके ऑप्शंस तलाशेगा, उसके बाद ही इनको परमिशन दे सकता है बंद होने का। तो डायरेक्टली आरटीए बंद नहीं होगा। तो इसको भी लेकर के मन में आपकी जो भी शंका है कि आरटीए को लेकर के ये भी मन से निकाल दीजिए, इसके भी बंद होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं एएमसी की। तो एएमसी देखिए, एएमसी जो है वो बंद हो सकती है। जैसे अगर आप पास्ट में देखेंगे तो बहुत सारे एएमसी जो है वो किसी नए एएमसी में मर्ज हो चुके हैं। जैसे आज के डेट में अगर आप देखेंगे क्वांट एएमसी जो है वो बहुत पॉपुलर है और बहुत वोलेटाइल होने के साथ साथ बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है ये एएमसी। हालांकि पिछले 1-2 महीने में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है जब से सर्च एंड सीजर ऑपरेशन सेबी के द्वारा चलाया गया है, लेकिन क्वांट एएमसी के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। तो क्वांट एएमसी जो है वो स्टार्टिंग से नहीं था, बल्कि ये एक एस्कॉर्ट एएमसी अलग हुआ करती थी जिसको मर्ज किया गया क्वांट में 2018 में। ध्यान से सुनिएगा। यानी कि एस्कॉर्ट अपनी सर्विसेज बंद करना चाहती थी या फिर अपनी एक तरीके से जो भी उनका अथॉरिटी था उसको सेल आउट करना चाहती थी। तो सेबी ने परमिट किया सारे एएमसी को कि आप आकर के इस प्रकार से एक्वायर कर सकते हैं और क्वांट ने उसको एक्वायर कर लिया। मतलब कि कोई भी एएमसी अगर अपनी सर्विसेज बंद करना चाहती है या फिर अपनी सर्विसेज कंटिन्यू नहीं करना चाहती है तो उस कंडीशन में सेबी किसी तीसरे पार्टी को इन्वाइट करती है कि आप आकर के एक्वायर कर सकते हैं। तो आप ये मन से निकाल दीजिए कि एएमसी बंद होगी। एएमसी कोई बंद नहीं होती है, बल्कि दूसरे एएमसी में मर्ज हो सकती है या फिर कोई दूसरा एएमसी इसको एक्वायर करेगा। तो ये भी आपका जो प्रॉब्लम था कि एएमसी बंद हो गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एएमसी बंद होती ही नहीं है, या तो वो किसी में मर्ज होगी या फिर अगर मान लीजिए एएमसी बंद ही होना है, सेबी ने उनको परमिट कर दिया कि आप बंद ही कर लीजिए अपनी सर्विसेज, तो जितना भी आपका यूनिट होगा उसका आज के डेट में जो भी प्राइस होगा वो प्राइस आपको पहले एएमसी पेमेंट करेगी, उसके बाद ही अपनी सर्विसेज बंद कर सकती है। मतलब कि 100% आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से सेफ होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से बात कर लेते हैं एक्सचेंज अगर बंद हो गया तो ये क्या पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, एनएससी और बीएससी, क्या ये चीज़ें पॉसिबल है कि ये बंद हो जाए? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी आपकी 0% संभावना है कि एक्सचेंज बंद हो जाए। इसके बाद से आते हैं मोबाइल। देखिए, आप यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो आप खुद से अपना मोबाइल नंबर चेंज करें और या तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करें या तो आप अपना एक तरीके से मोबाइल ही बदल दें। तो मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है तो आरटीए के माध्यम से आप ऑनलाइन ये प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर मोबाइल आपका ख़राब हो गया या फिर मोबाइल आपकी चोरी हो गई, उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, आपका मोबाइल जो है जैसे आप फेसबुक में अकाउंट बनाते हैं, आप जीमेल में अकाउंट बनाते हैं, मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया, तो आप क्या करते हैं? नया मोबाइल आपने जो लिया उसमें आप अपने फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं या फिर जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो भी एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, तो उनका अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप अपना नया मोबाइल लेंगे तो उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर से आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपका नए वाले मोबाइल में सारा डेटा आ जाएगा। कहने का मतलब कि मोबाइल में आपका डेटा स्टोर नहीं है, बल्कि आपका जो भी यूनिट्स है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेटा है, वो जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं ब्रोकर, उसके सर्वर पर है। और वो एक तरीके से जैसे फेसबुक होता है, जैसे
व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, उसी प्रकार से नए मोबाइल में आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करके और अपने मोबाइल से लॉगिन करते हैं तो नया वाला मोबाइल में आपका व्हाट्सएप चलने लगता है। उसी प्रकार से ब्रोकर एप्लीकेशन के साथ भी होता है। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि आप नए मोबाइल में आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो आपका रजिस्टर्ड था उससे आप लॉगिन करेंगे तो सारे आपके इन्वेस्टमेंट वहाँ पर शो होने लगेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद से बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं और कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका पैसा ब्रोकर एप्लीकेशन में हो सकता है, होगा तभी तो आप ट्रेड कर पा रहे हैं। तो अगर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये ब्रोकर बंद हो गया, अपनी सर्विसेज बंद करना चाहता है। वैसे तो ये डायरेक्टली नहीं कर सकता, कोई कोई ब्रोकर इसको एक्वायर करेगी ही करेगी, लेकिन मान लीजिए कि सेबी ने परमिट कर दिया कि आप अपनी सर्विसेज बंद कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपका पैसा है, जो भी आपका पैसा है वो पहले ब्रोकर एप्लीकेशन आपको आपके बैंक अकाउंट में लौट आएगी। और अगर मान लीजिए कि ये भाग गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे बैंक में आपका 5 लाख तक का पर अकाउंट आपका सेफ है, उसी प्रकार से सेबी का एक फंड होता है जिसमें प्रत्येक ब्रोकर प्रत्येक जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें एक लिमिट रखी गई है कि इतने रुपए तक अगर आपका पैसा डूबता है तो वो पूरी तरीके से उसका एक तरीके से इंश्योरेंस होता है कि उतना पैसा आपको मिल ही जाएगा जिस प्रकार से बैंक में होता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 50 लाख से ट्रेडिंग करते हैं और 50 लाख आप अपने डीमैट अकाउंट में रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जितने का लिमिट है उतना आप अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अलग अलग ब्रोकर के साथ। इससे क्या होगा कि प्रत्येक में उतने का अमाउंट का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। जैसे बैंक में आप क्या करते हैं, बैंक में 5 लाख तक की आपको सिक्योरिटी मिलती है। मान लीजिए अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ का अमाउंट है तो आप 3-4 अकाउंट खुला लेते हैं, तो उस तरीके से क्या होगा कि आपका 5-5 लाख सब में सिक्योर हो जाएगा, यानी 25 लाख तक तो आप सिक्योर कर सकते हैं। पर अकाउंट 5 लाख का होता है, उसी प्रकार से आप डीमैट में भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिना सेबी के परमिट के ये अपनी सर्विसेज बंद कर ही नहीं सकते। और सेबी ऐसे दूसरे ब्रोकर को इनवाइट करती है कि आप आकर के इनको एक्वायर कर सकते हैं, और दूसरा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इनके सर्विसेज को एक्वायर करने के संदर्भ में। तो जितने भी आपके मन में शंकाएं आती हैं कि ये बंद हो गया तो क्या होगा, ब्रोकर बंद हो गया तो क्या होगा, मोबाइल चोरी हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सेफ है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एसओए और डीमैट होल्डिंग क्या होती है म्यूचुअल फंड्स में, और इनमें क्या अंतर है, और दोनों में कौन सा सेफ है, और कौन सा आपको ज़्यादा सहूलियत देता है आपके पैसे को एक्सेस करने के लिए, और कौन से एसओए या फिर डीमैट होल्डिंग में आपको ज़्यादा एक तरीके से सिक्योरिटी मिलती है। इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।